हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, तो आज का जो वीडियो है काफी मजेदार होने वाली है। जैसा देख रहे हैं आप लोग स्क्रीन पे कि क्लास 10th का हिस्ट्री विषय का 70 जो बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हर एक अध्याय से, वो मैं आप लोग के बीच में लाना चाहता हूं। और मैं आज दावा करता हूं, अगर जो ये सारे क्वेश्चन को आपने सही ढंग से समझ लिया तो उसके बाद आपको हिस्ट्री में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सारा क्वेश्चन आप लोग को इसी वीडियो में कवर हो जाएगा। जैसा कि देख रहे हैं प्यारे बच्चों, इसमें क्या दिया हुआ है कि प्रत्येक क्वेश्चन जो है आपका अध्याय से ही दिया गया है, मतलब आपका बुक से ही प्रत्येक क्वेश्चन दिया गया है। चुनिंदा प्रश्न को हम लिए हैं, वैसा प्रश्न जो परीक्षा दृष्टिकोण से बहुत ही जरूरी है और हर एक साल आपके एग्जाम में आता है। और हम प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब 100 शब्दों में देने की कोशिश किए हैं, ताकि ये 100 शब्द शॉर्ट में भी आ जाए और लॉन्ग में भी काम कर जाए। तो और काफी सरल भाषा में, एकदम आसान भाषा में हम इसको बताए हैं। और मैं इतना गारंटी देता हूं कि अगर जो बस आप इतना पढ़ लेंगे तो पास होना तय है। इससे ज्यादा हिस्ट्री में क्वेश्चन बिहार बोर्ड नहीं देगा, ये एकदम गारंटी है। बस इतना सारा क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं सारा क्वेश्चन सिलेबस के आधार पर ही दिया हुआ। जैसा देख रहे हैं प्यारे बच्चों, ये सारे क्वेश्चन है। रूसी क्रांति ने विश्व कैसे प्रभावित किया, महात्मा गांधी की भूमिका का वर्णन करें, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों हुआ, औद्योगिक क्रांति क्या थी, भूमंडलीकरण क्या है और इसका प्रभाव क्या है, मुद्रण क्रांति का महत्व बताइए, इटली के एकीकरण में मेजनी का योगदान क्या था, असहयोग आंदोलन के कारण और प्रभाव बताइए, भारतीय प्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन कैसे प्रभावित किया, हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद का उद्देश्य क्या था। तो ये सारा क्वेश्चन ऐसे से ही इंपोर्टेंट 70 क्वेश्चन इस वीडियो में हम लेकर के आप लोग के लिए आए हैं। तो मेरा इस वीडियो से जुड़े रहिएगा। प्यारे बच्चों, ये रहा आप लोग के सामने क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? रूस की क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया। रूस की क्रांति, जब रूस की क्रांति हुआ, हम लोग पढ़े होंगे हिस्ट्री चैप्टर 2 में रूसी क्रांति, रूस क्रांति के बारे में पढ़े होंगे। उसमें जब रूस क्रांति आया, जब हुआ तो पूरे विश्व को प्रभावित किया। कैसे प्रभावित किया? तो देखिए, दिया हुआ 1917 की रूसी क्रांति दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी। इसने पूरी दुनिया में समानता, न्याय और समाजवाद के विचार फैलाए। इस क्रांति के बाद कई देशों में मजदूरों और किसानों ने अपने अधिकारों के लिए आंदोलन शुरू किए। इससे शोषण के खिलाफ आवाज उठी और गरीब वर्गों की शक्ति मिली। रूस में साम्यवाद की स्थापना हुई, जिसने पूंजीवाद को चुनौती दी। शिक्षा, रोजगार और भूमि सुधार की नीतियां आई। इसने पूरे विश्व को दिखाया कि जनता मिलकर अन्यायपूर्ण शासन गिरा सकती है। मतलब प्यारे बच्चों, जब रूसी क्रांति हुआ तो क्या हुआ, पूरा ये जो बहुत बड़ी घटना थी, ये पूरा बहुत बड़ी घटना थी पूरा दुनिया में। और समाजवाद का विचार आया। समाजवाद मतलब क्या होता है? समाज के सभी वर्गों को समान अधिकार मिलना चाहिए। देश में मजदूरों का समानाधिकार मिलना चाहिए। देश में किसानों को एक अधिकार मिलना चाहिए। ये होता है समाजवाद। और समाजवाद के अंतर्गत जब आया तो क्या हुआ, किसान, मजदूर सबको अधिकार मिला। वो किसान मजदूर जो था, रूसी क्रांति क्यों किया? अपना अधिकारों के लिए, अपना अधिकार के लिए और अपनी जो उसको सम्मान मिलना चाहिए उसके लिए आंदोलन शुरू किया। यह आंदोलन जो था शोषण के खिलाफ था। शोषण मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? जब कोई बड़ा राजा, जब कोई अमीर व्यक्ति किसी गरीब व्यक्ति को पर अत्याचार करता है, अपना अधिकार सिद्ध करता है, वो शोषण होता है। रूसी क्रांति में मजदूरों ने, गरीबों ने आवाज उठाया, शोषण के खिलाफ आवाज उठाया और क्या हुआ, सत्ता गरीब वर्ग के हाथों में आ गया, सत्ता सर्वहारा वर्ग के हाथों में आ गया। अब समझते हैं प्यारे बच्चों, सर्वहारा वर्ग क्या होता है? सर्वहारा वर्ग वैसा वर्ग, समाज का वैसा वर्ग जिसमें आम मजदूर, गरीब, किसान शामिल होते हैं, वे होता है सर्वहारा वर्ग। और साम्यवाद की स्थापना हुई, सर्वहारा वर्ग के हाथों में शासन आई। पूंजीवाद को चुनौती दी। पूंजीवाद मतलब होता है कि जिसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार, किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो, किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो, तो वही होता है पूंजीवाद। इसमें क्या हुआ, अमीर और अमीर होते जा रहे थे, गरीब और गरीब होते जा रहे थे। लेकिन जैसे ही साम्यवाद आया तो क्या हुआ, शिक्षा, रोजगार आया, लोक अधिकार मिला, तरह तरह की नीतियां आया। तो प्यारे बच्चों, ये क्या था? रूसी क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया, पूरे विश्व में साम्यवाद लाया।
पूरे विश्व में किसानों का शासन लाया, पूरे विश्व में आम मजदूर का शासन लाया, पूरे विश्व में जनता का शासन लाया। तो प्यारे बच्चों अब देखते हैं मुख्य बिंदु, ये सब बिंदु अगर जो मान लिया इतना लंबा चौड़ा आपको आंसर याद नहीं रहे तो मुख्य बिंदु भी आप लोग देखिएगा और इसके आधार पे आप आंसर लिख सकते हैं। मजदूरों और किसानों को अधिकार मिले, साम्यवादी व्यवस्था आ गया, समाजवादी व्यवस्था आ गया, तो हम बताएं इसमें मजदूरों को किसानों का अधिकार मिला, समाजवाद का प्रसार हुआ, साम्राज्यवाद का विरोध बढ़ा। साम्राज्यवाद मतलब होता है जो मतलब पूंजीवादी व्यवस्था था और जो एकदम पूरा राजा महाराजा ये सब शासन करते था लगातार, उस सब का विरोध बढ़ा। विश्व राजनीति में नए विचार उभरे, पूरा विश्व में बदलाव आया, पूरा दुनिया में बदलाव आया, पूरा दुनिया में जो किसान लोग थे, मजदूर लोग थे, आम गरीब लोग थे, सरकार के विरुद्ध आवाज उठाना शुरू कर दिया। तो प्यारे बच्चों इस सारा क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन देखिएगा और इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग रख सकते हैं। जबकि और अगर जो इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का नाम है शिक्षा सागर, टेलीग्राम का चैनल का नाम है शिक्षा सागर 9.0। इस पे आप लोग क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। इस पे पूरा सारा इसका पीडीएफ और सारा ये कुछ दिया गया है, आप देख सकते हैं। चलिए बच्चों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है, हो ची मिन का संक्षिप्त परिचय दे। हो ची मिन का संक्षिप्त परिचय दे कि वह कौन थे। ठीक है, अब देखिएगा इसमें क्या है, हो ची मिन वियतनाम के महान नेता और स्वतंत्रता सेनानी थे। ये हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 से क्वेश्चन लिया गया है, बहुत बार एग्जाम में आया है ना। हो ची मिन वियतनाम के महान नेता स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका जन्म 1890 में हुआ। उन्होंने वियतनाम को फ्रांसीसी उपनिवेशवाद से मुक्त कराने में अहम भूमिका निभाई। क्या किए, वियतनाम जो थे उसको उपनिवेशवाद से मुक्त कराने में अहम भूमिका। उपनिवेशवाद क्या है, उपनिवेश पहले समझना, उपनिवेश क्या होता है। जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर अपना अधिकार जमा लेता है, वो होता है उपनिवेश होता है। उस देश का, शक्तिशाली देश का उपनिवेश हो गया। ऐसे मान लीजिए अंग्रेज लोग हमारे देश भारत में आए और भारत को गुलाम बना लिया, तो भारत क्या हुआ, अंग्रेजों का उपनिवेश हो गया। तो ये होता है उपनिवेशवाद से मुक्त कराने। कौन, हो ची मिन। उन्होंने वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की और समाजवाद के सिद्धांतों पर देश का निर्माण किया। समाजवाद के मतलब हम बता ही दिए हैं, आम मजदूर गरीब का शासन व्यवस्था, समाज के सभी वर्ग का समानता का अधिकार आना चाहिए, है ना। तो वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किया और समाजवाद के सिद्धांतों पर देश का निर्माण किया। उन्होंने हमेशा गरीबों और मजदूरों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। वे वियतनाम के राष्ट्रपति बने। वियतनाम के राष्ट्रपति बने कौन, हो ची मिन। और देश को एकजुट किया। उनका जीवन त्याग, समर्पण और देशभक्ति का प्रतीक था। एक बहुत ही महान नेता थे जो वियतनाम की स्वतंत्रता के लिए लड़े, परिश्रम किए और राष्ट्रपति ही बने। अब देखिए इसमें क्या है, मुख्य बिंदु क्या क्या है हो ची मिन के बारे में। तो वियतनाम के स्वतंत्रता सेनानी थे वो, कौन, हो ची मिन। फ्रांसीसी शासन के खिलाफ संघर्ष किया। फ्रांसीसी शासन के खिलाफ क्या किया, संघर्ष किया, उपनिवेशवाद से मुक्त करवाया अपने वियतनाम को। समाजवाद के विचारधारा के समर्थक थे। हो ची मिन सिटी उनके सम्मान में नामित किया गया। हो ची मिन जो सिटी है उनके नाम पे ही रखा गया। तो प्यारे बच्चों ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है, पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं और एग्जाम के लिए इसको लिख सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था। प्यारे बच्चे क्वेश्चन को आप लोग देखिए, क्वेश्चन बैंक में बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया है और एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिएगा इसका आंसर क्या है। मेजनी इटली के महान देशभक्त और क्रांतिकारी थे। इटली के नेता थे कौन, मेजनी। उन्होंने यंग इटली नामक संगठन की स्थापना की जिसका उद्देश्य था इटली को विदेशी शासन से मुक्त कर एक राष्ट्र बनाना। मेजनी क्या किए, यंग इटली नामक एक संस्था बनाया और संस्था में जितने भी लोग जुड़े उसका एक उद्देश्य बन गया। जितना ही विदेशी राष्ट्र जो इटली पर शासन कर रहा है, इटली को अपना गुलाम बनाया हुआ है, सभी विदेशी शासन से इटली को मुक्त करके एक नया राष्ट्र बनाना है। उन्होंने युवाओं में देशभक्ति की भावना जगाई। उनके विचारों और लेखों ने जनता को प्रेरित किया और इटली के एकीकरण की नींव रखी। भले ही वे स्वयं
एकीकरण पूरा नहीं कर सके, लेकिन उनके विचारों ने गरिबाल्डी और काबूर जैसे नेताओं को प्रेरित किया। देखिए, सबसे पहले इटली के एकीकरण में मेजनी का योगदान रहा, क्योंकि शुरुआती जो किए इन्होंने ही किया। यंग इटली नामक संस्था बनाया और एक स्वतंत्र राष्ट्र के लिए प्रेरित किया। उनको एक लेखक थे, एक अच्छा साहित्यकार भी थे, और अपने साहित्य के माध्यम से उन्होंने ऐसा ऐसा पंक्तियां लिखी जिससे युवा लोग, वहां के रहने वाले लोग प्रेरित हुए और जागे और राष्ट्रवाद की भावना उसमें आई और वे अपने अधिकारों के बारे में समझे। ये तो इतिहास भले कहे कि मेजनी अकेला इटली के एकीकरण नहीं कर पाया, लेकिन उनके विचार से ही गरिबाल्डी, अकाबुर जैसे नेता प्रेरित हुए और अंततः इटली का एकीकरण हुआ था। तो प्यारे बच्चे, हम लोग का मुख्य बिंदु क्या देखना है? सबसे पहले क्या है? यंग इटली का संगठन की स्थापना किए, स्वतंत्रता और एकता का संदेश दिया। कौन? मेजनी। गरिबाल्डी और काबुर पर इसका प्रभाव पड़ा। इटली के राष्ट्रवाद के जनक अगर कोई है तो क्या है? मेजनी है। ये सारे पॉइंट को देखना है, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही जरूरी है। चलिए प्यारे बच्चे, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 1929 ईस्वी की आर्थिक संकट के किन्हीं 3 कारणों का संक्षिप्त में विवरण दे। आर्थिक संकट का जो कारण था उसके बारे में जानना है, मुख्य रूप से 3 कारणों के बारे में। आर्थिक संकट क्या है? आर्थिक मतलब जान ही रहे हैं, पैसा होता है ना। संकट मतलब पैसा में जहां पे दिक्कत आ जाए, पैसा में गिरावट आ जाए, वो होता है आर्थिक संकट। तो वही गिरावट आया था सन 1929 में आया था। क्या कारण था? 1929 का विश्व आर्थिक संकट अमेरिका शुरू हुआ और पूरी दुनिया में फैल गया। सबसे पहले आर्थिक संकट की शुरुआत जो हुई सबसे विकसित देश अमेरिका में शुरू हुई और धीरे धीरे क्या हुआ? पूरा दुनिया में फैल गया। शेयर बाजारों में अंधाधुंध निवेश, जिससे कीमतें अस्थिर हो गई। शेयर बाजार में इतना निवेश हुआ कि कीमत क्या हुआ? अस्थिर हो गया। अब हम लोग देखते हैं उत्पादन की अधिकता पर मांग कमी थी। अब देखिए, इतना ज्यादा उत्पादन बढ़ गया, किसान लोग मान लिया गेहूं का बहुत ज्यादा उत्पादन कर दिया, फसल का बहुत ज्यादा उत्पादन कर दिया, बहुत ज्यादा उत्पादन हो गया, लेकिन इसका मांग कम रहे। मान लिया जाए, एक एग्जांपल देते हैं, अगर जो मान लिया जाए जिसमें हम उत्पादन कर रहे थे, टमाटर मान लिया लगा रहे थे, टमाटर मान लिया कि लगाएं, उस समय इसका जो भाव था 100 केजी, तो हमने सोच लिया कि भाई चलिए 100 केजी इसका मार्केट में रेट है, हम उसको क्या किए हैं? निवेश कर दिए हैं, लगा दिए हैं, तो इसी हिसाब से हमको फायदा होगा। लेकिन क्या हुआ कि इतना ज्यादा टमाटर का उत्पादन हो गया कि इसका मूल्य में गिरावट आ गया। मूल्य में गिरावट आया और वही बिकने लगा 2 रुपया किलो, 2 रुपया किलो। तो देखिए कितना दिक्कत हुआ। किसान लोग तो अपना बजट लगा दिया और बाद में से कीमत कम गया। तो वही होता है, उत्पादन की अधिकता, उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ गया पर मांग कम गई। क्या है? उत्पादन इतना ज्यादा है, हर जगह वस्तु उपलब्ध है, तो मांग कम गया। तो ऐसे क्या होगा? किसान लोग का अर्थव्यवस्था और भी कमजोर हो जाएगा। यही चीज हुआ बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ, किसान लोगों के साथ, मजदूरों के साथ, सबके साथ हुई और आर्थिक संकट आया। बैंकों की विफलता, जिससे व्यापार ठप हो गया। बड़े बड़े बैंक जो थे वो सब भी इस सिस्टम को सुधारने लगे, लेकिन बैंक इसमें असमर्थ रहे और क्या हुआ? आर्थिक संकट और भी बढ़ता चला गया। इस संकट से लाखों लोग बेरोजगार हो गए, गरीबी बढ़ी, उद्योग बंद हो गया, व्यापार पर बुरा असर पड़ा। इस घटना ने दुनिया ने आर्थिक स्थिरता की अहमियत समझी। पूरा दुनिया में सब बेरोजगारी बढ़ी, उद्योग बंद हो गए, बैंक भी अस्थिर हो गया और व्यापार अवरुद्ध हो गया। आर्थिक संकट और ज्यादा भयानक हो गया, जिससे पूरा देश ही, एक देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व इससे प्रभावित हुआ। तो प्यारे बच्चों, हम लोग देखना मुख्य बिंदु क्या क्या चीज है। उत्पादन और मांग में असंतुलन, शेयर बाजार का पतन, बेरोजगारी और गरीबी में वृद्धि, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में गिरावट। ये सारा पॉइंट को हम लोग देख लीजिएगा, जो कि एग्जाम में डायरेक्ट आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई? इसके प्रारंभिक उद्देश्य क्या है? हम लोग जब इतिहास के बारे में जानेंगे तो भारत का इतिहास बड़ा ही दर्दनाक रहा है, बड़ा ही कष्टों से भरा रहा है और बड़ा ही आश्चर्यजनक रहा है। यही सब सिलसिला में सन 1885 में जो आज की कांग्रेस पार्टी है, उसका
स्थापना हुआ। इसी के बारे में पूछ रहा है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना कैसी हुई, इसके प्रारंभिक उद्देश्य क्या था। भारत के इतिहास का सबसे पुरानी पार्टी अखिल राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है। अब देखिए 1885 में ए ह्यूम ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। इसका उद्देश्य था भारतीयों को एक मंच पर लाना और अंग्रेजी शासन से अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना। 1885 ईस्वी में ए ह्यूम ने क्या किया, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया। इसका उद्देश्य था कि भारत लोग भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़े और अंग्रेज के समक्ष अपनी मांग को रखे, अपने बारे में बताए, अपना अधिकार के लिए आवाज उठाए। प्रारंभ में कांग्रेस ने शांतिक माध्यम से सुधार की मांग की। जब शुरुआत किसी चीज का करते हैं तो शांति से ही करते हैं, तो ही शुरू में जब स्थापना हुई तो शांतिपूर्वक अपनी मांग अंग्रेजों के सामने इस पार्टी के द्वारा रखा गया। इसका मुख्य उद्देश्य था प्रशासन में भारतीय भागीदारी, सामाजिक सुधार और जनता को जागरूक बनाना। बाद में ही कांग्रेस स्वतंत्रता आंदोलन की मुख्य शक्ति बनी। जब नींव पड़ी 1885 ईस्वी में, और दिन पर दिन क्या हुआ, ये जो कांग्रेस पार्टी बढ़ते गए और इसमें अच्छे अच्छे नेता लोग आए और यही जो हुई आजादी को, भारत में आजाद की एक लहर बन के आई और अंततः सन 1947 ईस्वी में भारत को आजादी दिलाई। तो प्यारे बच्चे, इसके बारे में क्या क्या मुख्य बिंदु है थोड़ा देखिएगा। इसका स्थापना 1885 से मुंबई में हुआ। संस्थापक थे ए ह्यूम। प्रारंभिक नीति क्या था, सुधारवाद, है ना, अंग्रेज जो नीतियां चला रही थी उसमें बदलाव लाना और भारत का जो भी लोग हैं उनके लिए एक आवाज उठाना। उद्देश्य था अधिकार और एकता, इस एकता में रह करके अपने अधिकार की मांग करना। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहा है, उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं। औद्योगिकीकरण ने कैसे उपनिवेशवाद को जन्म दिया। हम प्यारे बच्चों बता चुके थे उपनिवेशवाद क्या है ना। उपनिवेशवाद क्या है, उपनिवेशवाद का अर्थ है किसी देश द्वारा दूसरे देश पर आर्थिक और राजनीतिक नियंत्रित स्थापित करना। यूरोपीय देशों ने अपने उद्योग के लिए कच्चा माल और बाजार खोजने हेतु उपनिवेश बनाए। उपनिवेश मतलब क्या होता है, जब कोई शक्तिशाली देश किसी छोटे देश पर अपना अधिकार जमा ले, जब कोई बड़ा देश किसी छोटे देश पर अपना अधिकार जमा ले और उसी के अधिकार से ही वो छोटा देश को चलाए, तो क्या होता है, वह देश जो होता है उस बड़ा देश का उपनिवेश कहलाता है। उपनिवेशवाद वही होता है जब कोई शक्तिशाली देश, जब कोई अमीर देश किसी कमजोर देश को अपना गुलाम बना ले और उस पर अपने अधिकार बताए, वो क्या होता है, उपनिवेशवाद होता है। यूरोप लोग बहुत ही शातिर थे, वो व्यापार करने के लिए उनको चाहिए कच्चा माल और बहुत सारी उद्योग की वस्तुएं। तो उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे देश को, कमजोर देशों में पहले फूट डाला और फूट डालने के बाद क्या किया, उस पर अपना अधिकार जमा लिया। औद्योगिकरण ने उत्पादन बढ़ाया जिससे देशों के नए बाजारों की जरूरत हुई। इस कारण इंग्लैंड, फ्रांस जैसे देशों ने एशिया और अफ्रीका में उपनिवेश बनाए। इससे स्थानीय लोगों का शोषण हुआ और विदेशी शासन फैला। औद्योगिकरण क्या हुआ, बढ़ गया। अब सभी जगह औद्योगिकरण बढ़ा, उद्योग का स्थापना होने लगे, वस्तुओं का उत्पादन बढ़ने लगा, तो लोगों की जरूरतें भी उसी हिसाब से बढ़ने लगे और इसी जरूरत का फायदा इंग्लैंड और फ्रांस उठाया और क्या किया, एशिया और अफ्रीका जैसे देशों में उपनिवेश बनाया। और जो लोग उसके उद्योग में काम करने के लिए आते थे वे अंग्रेजों के हिसाब से ही उसको चलना पड़ता था और इस प्रकार से क्या हुआ, उसका शोषण हुआ और पूरा विदेश का शासन क्या हुआ, उस देश में फैलने लगा। यही चीज हुआ था हमारे भारत देश में। जब अंग्रेज लोग आए तो सबसे पहले भारत देश में क्या आए थे, जहांगीर के शासनकाल में 1600 ईस्वी में बोले जहांगीर को मैं क्या करूंगा, यहाँ व्यापार करूंगा, यहाँ उद्योग चलाऊंगा। लेकिन धीरे धीरे क्या किए, अपना उद्योग का विस्तार करने लगे और भारत को गुलाम बना लिया, भारत को एक उपनिवेश बना लिया, उपनिवेशवाद का जन्म लिया। तो यही होता है औद्योगिकरण ने कैसे उपनिवेशवाद को जन्म दिया, उद्योग दृष्टिकोण से आया और क्या क्या व्यापार बढ़ाने लगा और जब उसके पास संपत्ति आ गया तो देश को विभाजन करवा करके उस पर अपना अधिकार जमा दिया। प्यारे बच्चों, देखिएगा मुख्य बिंदु क्या है, आर्थिक लाभ हेतु उपनिवेशवाद। औद्योगिक क्रांति से उत्पादन बढ़ा, नए बाजारों की खोज हुई, एशिया अफ्रीका का शोषण हुआ। ये सब सारे पॉइंट इसमें मुख्य बिंदु है। तो प्यारे बच्चों अब चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 8, रॉलेट एक्ट क्या है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है।
और बहुत ही बार एग्जाम में आया है। रॉलेट एक्ट क्या हुआ था? 1919 में ब्रिटिश सरकार ने पारित किया था। 1919 ईस्वी में क्यों पारित किया था ब्रिटिश सरकार ने? रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया था? रॉलेट एक्ट क्या हुआ? जब देखा कि भारतवासी में आंदोलन की भावना बढ़ गई, राष्ट्रवाद की भावना बढ़ गई, सब लोग आजादी चाह रहा है और अंग्रेज शासन धीरे धीरे कमजोर होने लगा है, तो 1919 ईस्वी में एक रॉलेट एक्ट ला दिया। उसी कहते हैं काला कानून। क्या कहते हैं? काला कानून। कहीं कहीं पे देखिएगा काला कानून भी क्वेश्चन में लिखा रहता है कि काला कानून क्या है, काला कानून क्या है। तो प्यारे बच्चे, काला कानून या रॉलेट एक्ट क्या है? तो अंग्रेज ने एक ऐसा नियम लाया, एक ऐसा नियम बनाया जिसमें शक के आधार पर भारतवासियों को बिना किसी सुनवाई को, बिना कुछ सुने हुए उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था। अगर जो मान लिया कोई व्यक्ति खड़ा है, अंग्रेज को शक हो गया कि यह व्यक्ति आंदोलन में था, उग्रवादी हो सकता है, सिर्फ शक हो जाए, उसका कोई दोष नहीं रहे, उसको डायरेक्ट पकड़ करके जेल में बंद कर दिया जाता था। वो कितना भी चिल्लाए कि हम दोषी नहीं हैं, अपना परिवार के साथ हम रहे हैं, मेरा कोई दोष नहीं है, फिर भी क्या करता था? बिना कुछ सुने हुए उसे क्या कर देता था? उसको जेल में बंद कर दिया जाता था। ऐसा था काला कानून, इसीलिए इसको काला कानून कहा जाता है। तो आगे प्यारे बच्चों देखते हैं, रॉलेट एक्ट 1919 में ब्रिटिश सरकार ने पारित किया। इस कानून के तहत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमे और बिना कारण बताए जेल में डाला जा सकता था। यह भारतीयों की आजादी पर हमला था। महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया और देश भर में आंदोलन चलाया। इस कानून से जनता में गुस्सा और फैल गया और यह जलियांवाला बाग हत्याकांड का कारण ही बना। रॉलेट एक्ट ने स्वतंत्रता आंदोलन को और तेज कर दिया। अब देखिए मुख्य बिंदु देखिएगा, इससे क्या क्या मुख्य बिंदु है। 1919 में लागू हुआ, बिना मुकदमे का गिरफ्तारी का अधिकार था। गांधी जी ने इसका विरोध किया, एक आंदोलन भी शुरू किया था इसका विरोध में। जलियांवाला बाग की घटना इसी कारण हुआ था। लोग एक साथ आए और चर्चा कर रहे थे कैसे सरकार के कानून को हटाया जाए। तो क्या हुआ? सरकार को इसके बारे में पता चला और जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी घटना ने इससे उत्पन्न हुआ। देखिए प्यारे बच्चों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, फैक्ट्री प्रणाली के विकास के लिए उत्तरदायी किन्हीं दो कारणों का उल्लेख करें। फैक्ट्री प्रणाली, देखिए फैक्ट्री प्रणाली का विकास औद्योगिक क्रांति के दौरान हुआ। इसके दो प्रमुख कारण थे। बार बार हम लोग देख रहे हैं औद्योगिकरण, औद्योगिक क्रांति, बार बार आ रहा है ऐसे शब्द। देखिए औद्योगिक क्रांति क्या है? क्रांति मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का जोर देना। तो समझिएगा, औद्योग का स्थापना जब ज्यादा होने लगा, उद्योग का विकास ज्यादा होने लगा, हर एक बड़े बड़े शहरों में, छोटे बड़े शहरों में उद्योग का स्थापना होने लगा, व्यापार आने लगा, वही क्या हुआ? औद्योगिक क्रांति हुआ। और वही नए नए फैक्ट्री का स्थापना हुआ, नए नए मशीनें आया, तो क्या होता है? फैक्ट्री प्रणाली। ये किस प्रकार से इसका विकास में उत्तरदायी दिया है देखिएगा। तो नई मशीनों का आविष्कार किया, जैसे स्टीम इंजन, स्पिनिंग जेनी आदि, जिन्होंने उत्पादन को तेज किया। बाजार की बढ़ती मांग, जिससे बड़े पैमाने पर उत्पादन की आवश्यकता बढ़ी। इससे छोटे कुटीर उद्योग खत्म होने लगे और फैक्ट्रियों की स्थापना हुई। मजदूर वर्ग का उदय हुआ और शहरों का भी इससे क्या हुआ? विकास हुआ। जब फैक्ट्री प्रणाली आई, जब तरह तरह जगहों पर मशीनों के द्वारा वस्तुओं का निर्माण होने लगा, नए नए कंपनियां का स्थापना हुई, तो क्या हुआ? मजदूर ज्यादा उसमें काम करने लगे और धीरे क्या हुआ? शहर का भी विकास हुआ। प्यारे बच्चों, इसका मुख्य बिंदु देखिएगा, नई मशीनों का आविष्कार हुआ, अधिक उत्पादन की जरूरत, श्रमिक वर्ग का गठन हुआ, शहरीकरण की शुरुआत हुई इस फैक्ट्री प्रणाली में। चलिए प्यारे बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा है। पांडुलिपि क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है? पांडुलिपि वह लेख होता है जो हाथों से लिखा जाता है, मशीन या छापे से नहीं। प्राचीन काल में लोग पत्तों, कपड़ों या कागज पर हाथ से लिखते थे। पांडुलिपि क्या है? पांडुलिपि एक लेख होता है। वो लेख लिखता था कौन? हाथ से लिखा जाता था, मशीन या छापे पर नहीं। अब तो क्या होता है, हम लोग मशीन पे किसी चीज को छाप देते हैं और लिख देते हैं। पहले क्या था? लोग हाथ से ही लिखते थे, क्योंकि उस समय मशीन का आविष्कार नहीं हुआ था। तो क्या होता था? लोग हाथ से लिखते थे, एक पत्ते पर, कपड़ों पर, कागज पर क्या करते थे? ये सभी चीजों पे लिखा जाता था। ताम्रपत्र पर, ये सब पे क्या होता था?
लिखा जाता था हाथ के द्वारा, वही क्या था, पांडुलिपि था। एक प्रकार का लेख था जो लोग हाथ से लिखते थे, कागज पर, कपड़ों पर, पत्तों पर लिखते थे। इन पांडुलिपियों में इतिहास, साहित्य, धर्म और विज्ञान से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती है। ये हमारे अतीत को समझाने का माध्यम है। अब देखते हैं हम लोग, कहीं कहीं जब इतिहासकारों ने जब खोज करता है तो पांडुलिपि जैसे बहुत सारे पांडुलिपियां मिलती है और उसको पढ़ करके इतिहास के बारे में पता चलता है, धर्म के बारे में पता चलता है, शासन व्यवस्था के बारे में पता चलता है, साहित्य के बारे में पता चलता है, विज्ञान के बारे में पता चलता है। आज ये पांडुलिपियां संग्रहालयों और पुस्तकालयों में रखी जाती है ताकि आने वाली पीढ़ियां उनसे सीख सके। अभी भी देखिए जो भी पांडुलिपि मिलता है संग्रहालय में उसको रखते हैं ताकि आने वाली पीढ़ियां उसके बारे में जाने कि हमारे इतिहास कैसा था। तो प्यारे बच्चों, मुख्य बिंदु क्या है पांडुलिपि के बारे में? हाथ से लिखा दस्तावेज होता है, ऐतिहासिक ज्ञान का स्रोत होता है, संस्कृति और परंपरा का परिचय भी इसे मिलता है, शिक्षा और शोध में उपयोगी होता है पांडुलिपि।